स्वागत है आपका साकार स्टडी हब की इस संकल्प सीरीज में। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और इस मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित सबसे पहले अपन अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे और उससे संबंधित अपन आगामी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन इस क्लास को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं, ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% भाग पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% भाग के अंतर्गत फैला हुआ है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। और इसकी दक्षिण से लंबाई की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करते हैं तो 605 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 870 किलोमीटर तक है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार लगभग 21 डिग्री। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में। और सबसे पहले समझते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है। तो अपन इस मैप के माध्यम से समझते हैं। तो पृथ्वी ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंतर्गत ये हमारी भूमध्य रेखा है जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के समांतर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं देशांतरीय रेखा क्या होती हैं। तो देशांतरीय रेखा जो एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुवों को जोड़ती हैं, तो जो खड़ी वाली रेखा होती हैं इनको हम देशांतरीय रेखा कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई होती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो मध्य प्रदेश आप इस मैप में देख सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का देशांतरी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व में 34 मिनट का अंतराल है। अभी अंतराल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक 34 मिनट का अंतराल क्या है। तो जब अपने मध्य प्रदेश में बात करते हैं, अपने मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व में 34 मिनट का समय अंतराल है। तो समय अंतराल की बात करते हैं तो एक देशांतर रेखा के मध्य में एक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। और इस उदाहरण से समझते हैं कि जब अपने पूर्वी जिला सिंगरौली में जब 6 बजे सूर्य उदय होता है तो अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तो सिंगरौली में सूर्य 6 बजे उदय होता है तो अपना सिंगरौली के अंतर्गत 6:34 पर सूर्य का उदय होता है। तो इस जो समय का अंतर होता है इसे ही समय अंतराल कहा जाता है। अब बात करते हैं मानक समय की। तो मानक समय जिसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो
मानक समय होता है, इसके द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। जो मानक समय रेखा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के नैनीताल नामक स्थान से गुजरती है। इसी रेखा के द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अब समझते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु के बारे में समझते हैं। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है। अब इस अखंड भारत का अर्थ की बात करते हैं तो अखंड भारत का अर्थ है कि इसके अंतर्गत प्राचीन काल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार आदि देश इसके अंतर्गत शामिल थे। इसलिए इसको भारत को अखंड भारत कहा जाता है और जिसका केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के बरसाली बैतूल के अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु। तो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी कटनी जिले के अंतर्गत आता है। अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है। जो मध्य पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में स्थित है। और अपने मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो अपने मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिले के अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं अन्य तत्वों के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। और पूर्वी जिले की बात करते हैं तो पूर्वी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। और मध्य प्रदेश की सीमा की बात करते हैं, कौन कौन सी नदियां मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा तो चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा चंबल नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। बात करते हैं कर्क रेखा की तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। और नदी की बात करते हैं तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और मध्य प्रदेश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं ये कौन कौन से संभाग हैं। आप देख सकते हैं उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। और जिलों की बात करते हैं तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। एक बार इमेज में देख सकते हैं ये जिले कौन कौन से 14। तो रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस प्रकार कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। कौन कौन मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, अपने मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश के आप इस इमेज में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा जो राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है और सर्वाधिक लंबी सीमा इसी राज्य से मध्य प्रदेश की लगती है। और उत्तर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य बनाता है। तो इस उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले सीमा को स्पर्श करते हैं। और पूरब की बात करते हैं तो पूरब में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा को बनाता है। दक्षिण में महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है। और पश्चिम में गुजरात राज्य है जो मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श होती है।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। समझते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होती है। तो ऐसी जलवायु जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अपनी दिशाओं को बदलती रहती है, उसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। समझते हैं सम जलवायु क्या होती है। ऐसी जलवायु जो ना तो अधिक सर्दी पड़ती है और ना अधिक गर्मी, ऐसी जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। विषम जलवायु की बात करते हैं। तो उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। और विषम जलवायु समझते हैं विषम जलवायु क्या होती है। तो गर्मियों में या अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इस प्रकार की जलवायु को विषम जलवायु कहा जाता है, जो आप अपने मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश में समझते हैं सर्वाधिक वर्षा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिले के अंतर्गत आता है। अब समझते सब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला मध्य प्रदेश का भिंड जिला है, जिसके अंतर्गत सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ से मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जलवायु और वर्षा से मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अब समझते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय विधायिका है। अब एक सदनीय विधायिका का क्या अर्थ होता है, इसे समझते हैं। तो एक सदनीय की विधायिका इसे कहा जाता है कि विधायिका के अंतर्गत शासन का एक सदन होता है, जो सभी कानूनों का निर्धारण करता है। और मध्य प्रदेश की विधायिका के गठन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आई थी। और इसके पहले अधिवेशन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। और विधानसभा भवन के वास्तुकार की बात करते हैं, तो इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। आप इमेज में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का ये फोटो लगा है। और मध्य प्रदेश में सीटों के वितरण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विधानसभा में मध्य प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं। इसके अंतर्गत हम समझेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा में कितनी सीटें थीं और वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंतर्गत कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 320 सीट थी। और वर्तमान मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में और अनुसूचित जाति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 47 सीटें आती हैं और अनुसूचित जाति के अंतर्गत 35 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में कि अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो अब विभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें थी और वर्तमान में 29 सीटें हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और जाति की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 6 सीटें आती हैं और अनुसूचित जाति के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं। राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के अंतर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें और वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत 11 सीटें आती हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। अधिनियम की बात करते हैं। तो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट नागपुर हुआ करता था। और इसके डिजाइन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के वास्तुकार कौन है। तो हेनरी इरविन है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का
डिजाइन किया था। और मध्य प्रदेश खंडपीठ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, 1968 में स्थापित की गई थी। और मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ जो भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करते हैं तो ये भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी की बात करते हैं तो ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में राज्य की योजना के तहत प्रथम न्यायालय की स्थापना जांतला ग्राम नीमच में की गई थी। और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना बैरसिया भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम न्यायालय की कुल संख्या 89 है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं। और पहली महिला की बात करते हैं तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना हैं। और वर्तमान बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा हैं। तो ये वाला टॉपिक इंपोर्टेंट है, न्याय की स्थिति, जो मध्य प्रदेश की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में बात करें, अपने भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में या भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रथम उत्पादन स्थान कौन कौन सा है? प्रथम स्थान संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला। अब द्वितीय स्थान की बात करते हैं उत्पादन में, दूसरा स्थान किसका है? गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्ची। अब खनिज के बारे में बात करते हैं। खनिज में प्रथम स्थान किसका है? तो हीरा, मैग्नीज और तांबा और गेरू, इनका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। यहाँ से भी मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। बताइए मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान है, गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, सोयाबीन में कौन सा स्थान है। अब बात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। चंबल बेसिन में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरैना। आप इमेज में देख सकते हैं, ये अपना मुरैना जिला है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्क रेखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर पश्चिम से पूर्व की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम से पूर्व में मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 मिनट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में नवीनतम नगर निगम कौन सा बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिंड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आप इमेज में देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मध्य प्रदेश एकमात्र उत्पादन राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी विकास खंड शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89। ये रहा हमारी इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिंड जिला। तो इस क्लास की पीडीएफ हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे और साकर स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।